यूरोप में तो इस तरह महसूस होता है अब कि एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया है डिफरेंट कंट्रीज़ के दौरान कि कौन सी कंट्री कितने लॉज चेंज करती है, कितने लॉज ईज़ करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस मुल्क में आके रहना स्टार्ट करें। ख़ास तौर पे जो वेस्ट यूरोप है उसमें जर्मनी है, बेल्जियम आता है, हॉलैंड है, फ्रांस है, या साउथ में पोर्तुगाल या इटली वगैरह भी हैं, या जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क जिसमें आता है, स्वीडन है या नॉर्वे है। यानी कि हर डेवलप्ड मुल्क अब अपने लॉज को ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ पैदा कर रहा है कि ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ, क्योंकि नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं और वो जॉब्स इतनी क्यों क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, वो जो प्रीवियस पॉपुलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता अब रिटायर हो रही है, और जो यंग जनरेशन है वो कोई इतनी ज़्यादा मार्केट में इंडस्ट्री में उतनी नहीं आ रही कंपैरेटिवली, और इंडस्ट्री चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो उन सभी को तो वो ज़िंदा रखना है ना। तो इस सब को देखते हुए जर्मनी ने अगेन 7 डिफरेंट लॉज इंट्रोड्यूस करवाए हैं रिसेंटली। दिस लुक्स लाइक अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ द पीपल, स्टूडेंट्स से लेके जो प्रोफेशनल्स हैं सभी के लिए, जो जर्मनी में रहते हैं उनके लिए भी, और जो जर्मनी से भी बाहर हैं लेकिन जर्मनी आना चाहते हैं उनके लिए भी, ये सभी के लिए गुड न्यूज़ है। तो ये 7 लॉज कौन से हैं और वो किस तरह आपके लिए हेल्पफुल होंगे वो मैं अभी इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो गाड़ी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट फेज से, फिर आगे से आगे मैं प्रोफेशनल लेवल पे जाऊँगा और बताऊँगा आपको भी कि वो लॉज किस तरह आपके लिए बेनिफिशियल हैं। स्टूडेंट्स के लिए जिस तरह पहले स्टूडेंट्स जर्मनी में आते थे यूरोप से हों या यूरोप से बाहर से भी हों, नॉन यूरोपियन कंट्री से, तो वो ख़ास तौर पर पहले मास्टर्स में आते थे और उनके लिए जो स्टडी थी वो सिर्फ इंग्लिश में हुआ करती थी। अब रिसेंट पास में ऐसा हुआ है कि ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। डैट मीन्स कि वहाँ पे एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ती, और वहाँ पे जो अब बैचलर होना स्टार्ट हुए हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, यानी कि उनके लिए जर्मन लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी उन्होंने रिलैक्स करना स्टार्ट कर दी है। खैर, इसमें खुशखबरी इससे भी ज़्यादा ये है कि बीइंग स्टूडेंट जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको अलाउ होता है 120 मुकम्मल दिन, यानी कि 120 फुल डेज़ और 240 हाफ डेज़ आपको स्टूडेंट जॉब करना अलाउ थी, पार्ट टाइम जॉब करना अलाउ थी। अब वो गवर्नमेंट ने चेंज करके लॉ जो 120 डेज़ से पर ईयर वो 140 डेज़ कर दिए हैं। डैट मीन्स बीइंग स्टूडेंट अगर वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, अपना ये फुल टाइम यूटिलाइज करते हैं, तो दैट विल बी एंडिंग अप समवेयर अराउंड 14,000 यूरोस। वो एक साल में तकरीबन 14,000 यूरो कमा सकेंगे बीइंग स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब पे। जो भी स्टूडेंट अभी मौजूद हैं वो भी स्टूडेंट जॉब से करते होंगे, बहुत सारे लोग करते हैं। मैं उन्हें वैसे स्टूडेंट्स को अक्सर ये कहता होता हूँ कि आपने स्टडी पे भी तवज्जो देनी है, स्टडी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन चूँकि एक्सपेंसेस मीट करने हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या हर कोई नहीं कह सकता अपने पाकिस्तान से जी मुझे पैसे भेजेंगे, फैमिली पीछे सपोर्ट नहीं है, जो कि मेजॉरिटी केस में ऐसे होता है, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि वो बीइंग स्टूडेंट अब ज़्यादा काम कर सकते हैं, लीगली ज़्यादा काम कर सकते हैं और पढ़ाई को भी तवज्जो दें और वो काम भी करें। तो ये पहली गुड न्यूज़ स्टूडेंट्स के लिए थी। उसके बाद सेकेंड फेज़ आता है, अगर आप जर्मनी में भी हैं तो वो बीइंग स्टूडेंट आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, अब आपकी जॉब कैटेगरी चेंज हो जाएगी और आपको जॉब सर्च वीज़ा मिल जाता है। जॉब सर्च वीज़ा पहले जर्मनी में पढ़ाई के बाद मिलता था 18 माह का, यानी कि 1.5 साल का। अब गवर्नमेंट ने वो टाइम भी बढ़ा के 1.5 साल से 2 साल कर दिया है, 24 मंथ्स, तो वो भी बेहतर है। हालांकि वैसे बहुत कम ऐसा होता था कि भी किसी को 18 माह लगे हैं या ज़्यादा टाइम लग गया है कि जॉब नहीं मिल रही। नॉर्मली उससे पहले जॉब मिल जाती है, इंडस्ट्री में इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं। उसमें खैर इंडिविजुअल फैक्टर्स भी आते हैं कि हर किसी की कैपेबिलिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, दैट इज़ टोटली अनदर टॉपिक। लेकिन इस टाइम के दौरान लोगों को मेजॉरिटी को जॉब मिल जाती थी। लेकिन अगेन अगर किसी के पास अनफॉर्चुनेटली विद इन टाइम वो जॉब नहीं मिल सकी 18 माह, तो नेक्स्ट अब ये होगा कि वो 2 साल का टाइम होगा उसके पास जॉब सर्च करने के लिए। तो ये सेकंड लॉ पास हो रहा है जो कि और बेहतर है। जो तीसरा लॉ है वो ब्लू कार्ड से बिलोंग करता है। ब्लू कार्ड एक्चुअली कोई ऐसा कार्ड नहीं है जिसका कलर ब्लू हो, वो सिर्फ एक वीज़ा कैटेगरी है जो कि वो लोग अवेल करते थे जिन लोगों ने प्रोफेशनल स्टडीज़ की हो, ख़ास तौर पे आईटी से, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंसेज है, मेडिकल साइंसेज है,
या मैनेजमेंट साइंसेज है, इन प्रोफेशन से या इस जैसे और भी एक दो प्रोफेशन है, अगर उन प्रोफेशन से किसी ने स्टडी की हुई है और फिर अपने ही प्रोफेशन में वो जॉब भी कर रहा है और एक स्पेसिफिक अमाउंट उसका थ्रेशोल्ड होता था कि आपको उतनी सैलरी कम अज़ कम मिल रही है, तो फिर आपको ये ब्लू कार्ड मिलता था। ये भी एक अट्रैक्शन थी ख़ास तौर पे नॉन ईयूज़ के लिए, नॉन ईयू सिटीजन्स के लिए, कि वो जर्मनी आएँ और आके यहाँ पे सेटल डाउन हों। और उस पर ये होता था कि अगर आपने अपनी फैमिली को बुलाना है तो वो ज़्यादा ईजीनेस देता था ब्लू कार्ड। उसके क्लॉज ऐसे हैं कि भी आप अपनी फैमिली को आसानी से यहाँ पे जर्मनी में बुला सकते हैं। अच्छा, उसमें ये तो पुरानी बात है। उसमें जो नया ये है कि अगर आप अपना एम्प्लॉय चेंज कर रहे हैं, अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो किसी वजह से अगर आपने अपनी जॉब चेंज की है, किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो फिर आपको ब्लू कार्ड भी चेंज करना पड़ता था। आपको फॉरेन ऑफिस से कॉन्टैक्ट करना पड़ता था, वहाँ न्यू डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करवाना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, वहाँ पे चक्कर लगाने हैं, एक दो कार्ड चेंज करना है। तो ये सारी एक हसल थी। अब ये सारी हसल भी खत्म होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है कि अगर आपके पास एक बार ब्लू कार्ड है तो फिर आपको वो चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस हसल से बचेंगे। दूसरा इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि जो ब्लू कार्ड की लिमिट थी, आपको मिलता उस कंडीशन में था अगर आपकी ईयरली सैलरी 44,000 यूरोस है, इन द केस ऑफ अगर आप इंजीनियरिंग से हैं या कंप्यूटर साइंसेज से हैं, आईटी से हैं, या अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज से हैं, तो उनकी जो लिमिट थी ईयरली सैलरी की वो 55,000 यूरोस थी, जो कि ज़्यादा थी। अच्छा, नॉर्मली वैसे आजकल के दौर में इतनी सैलरी मिलती है, फ्रेशर्स को भी 45-48,000 यूरोस पर ईयर सैलरी मिलती है, जो कि मिलनी भी चाहिए। सैलरी वाला अलग टॉपिक है, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जर्मनी में एवरेज सैलरीज कितनी है और आपको कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन ब्लू कार्ड की ये जो क्लॉज है वो भी गवर्नमेंट ईज पैदा कर रही है कि जो ब्लू कार्ड अवेल करना चाहता है वो उसकी ईयरली सैलरी 44,000 हो, यानी कि जो प्रीवियसली उसकी लिमिट 55,000 वाली थी वो गवर्नमेंट ख़त्म करके 44 पे लेके आई है। जो चौथा लॉ जर्मनी पास किया है वो तो खैर पास कर भी दिया है, दैट इज़ न्यू अपॉर्चुनिटी कार्ड। और वो उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो जर्मनी से अभी बाहर हैं, यहाँ अभी नहीं आए और जॉब की तलाश जर्मनी में करना चाहते हैं या जॉब में अपना प्रोफेशन यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ख़ास तौर पे नॉन ईयू सिटीजन्स, वो साउथ अमेरिका हो, वो अफ्रीका हो, वो सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, रशिया, यानी कि जो नॉन ईयू सिटीजन्स हैं उनके लिए वो कार्ड है। और वो तो खैर गवर्नमेंट ने लॉ पास भी कर दिया है और उसे इम्प्लीमेंट होना भी बाकी है। आई होप कि वो नियर फ्यूचर में वो लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और उस पर भी ये है कि आपको जर्मनी में जॉब सर्च करने के लिए ज़्यादा टाइम अवेलेबल होगा, आप आसानी से यहाँ जॉब सर्च करो। अपॉर्चुनिटी कार्ड के मतलब मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको लेफ्ट या राइट पे कहीं नज़र आ रहा होगा, तो वो आप वहाँ से देखिएगा। 5वां लॉ है बिलोंगिंग टू नेशनैलिटी। पहले जर्मनी में नेशनैलिटी लेने के लिए 6 से 8 साल का स्टे चाहिए था, और उसके बाद जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, B1 सर्टिफिकेट हो या इंटीग्रेशन कोर्स हो, वो भी साथ थी, और उसके और भी रिक्वायरमेंट्स हैं। खैर अलग टॉपिक है, लेकिन अभी आपको टाइम के हिसाब से बताता हूँ कि वो 6 से 8 साल का टेन्योर चाहिए होता था आपको जर्मन नेशनलिटी के लिए अप्लाई करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए। अब जो नया लॉ पास कर रही है जर्मन गवर्नमेंट, उसके मुताबिक जो आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल आफ्टर 5 ईयर्स। जर्मनी में सिर्फ आपका 5 साल का स्टे है, और आप जो भी उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी कर रहे हैं, तो आप 5 साल बाद जर्मन नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। बल्कि जो 5 साल वाला लॉ है उससे गवर्नमेंट और भी ईज पैदा कर रही है कि आप जर्मन नेशनलिटी आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ स्टे इन जर्मनी आप अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो आपके पास B1 का नहीं होना चाहिए, वो फिर C1 आएगा। जो जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स हैं वो A1 बेसिक लेवल है, उसके बाद A2 आता है, फिर B1 है, फिर B2 आता है, और फिर C1 है, फिर C2 आता है। तो अगर आपके पास 3 साल का जर्मनी में स्टे है और आपके पास C1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट है जर्मन प्रोफिशिएंसी का, इंटीग्रेशन कोर्स आपने पास किया हुआ है, आपके पास जॉब है, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जर्मन नेशनलिटी आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये और अच्छी बात है कि भी आप 3 साल बाद जर्मन नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जो कि इतनी गवर्नमेंट आहिस्ता से ईज पैदा कर रही है और लोगों को अट्रैक्ट कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जर्मनी की तरफ आएँ। जो लॉ नंबर 6 है उसका ताल्लुक ड्यूल नेशनलिटी से है। पहले जर्मन नेशनलिटी लेने के लिए आपकी होम नेशनलिटी है वो आपको गिव अप करनी पड़ती थी, यानी कि आप एट अ टाइम किसी एक कंट्री के नेशनल हो सकते हैं, जर्मनी का लॉ था। अब जर्मन गवर्नमेंट ने उसको और ज़्यादा ईज पैदा कर दी है कि वो ड्यूल नेशनलिटी भी एक्सेप्ट करेगी, यानी कि ये भी एक नया लॉ आ रहा है, वो अभी पास नहीं हुआ लेकिन इट इज़ इन डिस्कशन। ऑफ कोर्स उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगी कि अगर जर्मनी ड्यूल नेशनलिटी अलाउ कर भी देता है तो जो आपका होम कंट्री है उसके रूल्स क्या हैं।
क्या वो ड्यूल नेशनलिटी अलाउ करते हैं कि नहीं करते। और जो 7वां लॉ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए कि इससे बहुत सारे मसले हम देशियों के हल होने वाले हैं। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था, जो फैमिली रीयूनियन वीज़ा का कंसेप्ट था जो जर्मनी ऑफर करता था, उसमें जो आप स्पाउस है अपने स्पाउस को सिर्फ स्पॉन्सर कर सकते हो या अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हो और उनको जर्मनी में बुला सकते हो अपने साथ लॉन्ग टर्म रहने के लिए। जो पेरेंट्स वाला मामला था या सिबलिंग्स वाला मामला था वो सिर्फ ये था कि आप उनको 3 महीने के लिए बुला सकते हो जर्मनी में विजिट वीज़ा के लिए, और 3 महीने के बाद उन लोगों ने अपने कंट्री वापस जाना है। अब गवर्नमेंट ये और चेंज कर रही है, खासतौर पे जो नॉन EU सिटीजन है उनके लिए लॉ चेंज कर रही है कि वो अपने पेरेंट्स को मोर देन 3 मंथ्स लॉन्ग टर्म के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। यानी कि इट इज सो मच सरप्राइजिंग कि ये लॉ पहले नहीं था और ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि गवर्नमेंट इतना ईज पैदा करेगी, क्योंकि ये खासतौर पे जो पाकिस्तानी है या इंडियंस हैं उनके लिए ये मसला होता था कि अगर उनका एक ही बच्चा है, औलाद है, और वो भी उन लोगों ने यहाँ यूरोप किसी वजह से भी वो यहाँ आ गया है, तो अब वो सिर्फ उनको विजिट कर सकते थे, ज़्यादा देर रह नहीं सकते थे उनके साथ। लेकिन इस लॉ के बाद अगर जब ये लॉ बन जाएगा और इम्प्लीमेंट होगा तो उसके बाद जो बच्चे होंगे वो अपने पेरेंट्स को लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकेंगे, अपने पास बुला सकेंगे रहने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। उसमें वैसे 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी कि जब ये लॉ बनेगा उसकी डिटेल तब सामने आएगी कि उस कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि जो एज फैक्टर है वो मैटर करता है कि क्या जो पेरेंट्स होंगे उनको जॉब करने की इजाज़त होगी या नहीं होगी। अगर उनकी और जो दूसरा बड़ा फैक्टर होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस है, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस कौन पे करेगा। और जो तीसरा है कि जब वो भी एक एज जो जर्मनी में रिटायरमेंट की एज है 65-67 उससे क्रॉस कर जाएंगे तो क्या उनको कोई पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी। ये बहुत सारे सवाल हैं जो अभी आंसर होना बाकी हैं और इसकी डिटेल तभी पता लगेगी जब ये लॉ बन जाएगा। यार ये थी आज की वीडियो। आपको 7 लॉज बताए हैं जो कि गवर्नमेंट ने कुछ इंप्लीमेंट कर दिए हैं, कुछ ऑलरेडी पार्लियामेंट में डिस्कशन है और होपफुली नियर फ्यूचर वो लॉज बन जाएंगे और फिर जब इंप्लीमेंट होंगे तो जारी बात है उनका फ़ायदा सभी को होगा। ये खुशखबरियाँ इतनी अच्छी मुझे महसूस हुई कि जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने सोचा इस पर जल्दी से वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस प्यारे न्यूरमबर्ग सिटी से मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये वोदर बीजे है और ये छोटी सी लेक है। मैं इंशाल्लाह कमिंग डेज में अगेन एक लंबा टूर करने वाला हूँ, वो उसके ऊपर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन पहले वीडियो बनाऊँगा, शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, वो आप लोग तब देखिएगा। नेक्स्ट टाइम दोबारा किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ किसी नए टॉपिक पे और या किसी नए टूर पे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कुछ मेरे सामने कुछ देसी बैठे हैं और वो अब देख के मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मेरा ख्याल है कि उनको मेरी ज़ुबान समझ आ रही है कि वो मैं क्या बात कर रहा हूँ। बल्कि कुछ देसी नहीं, कुछ और फॉरेनर्स भी हैं जो मेरे सामने बैठे हैं और देख के मुस्कुरा रहे हैं।